आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की किताब में कर डाले बड़े बदलाव। बाबर क्रूर विजेता, अकबर सहिष्णु, औरंगजेब को बताया मंदिर गुरुद्वारे तोड़ने वाला। हिंदी वर्सेस मराठी भाषा विवाद पर एक्टर आशुतोष राणा ने ऐसा क्या बोल दिया कि जमकर बजी तालियां। कांग्रेस नेता उदित राज ने रामायण और महाभारत पढ़ाने पर उत्तराखंड सरकार की आलोचना की। कहा ये संविधान पर हमला है। कब पिघलेंगे आरजेडी और कांग्रेस? महागठबंधन में आने के लिए ओवैसी को अभी और क्या क्या करना पड़ेगा। बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे शेख हसीना के लड़ाके, फूंक दी पुलिस की गाड़ी, 3 जवान घायल। अब समाचार विस्तार से। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में कई बड़े बदलाव किए हैं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक एनसीईआरटी ने नए चैप्टर में बाबर को क्रूर विजेता बताया, वहीं अकबर और औरंगजेब के चैप्टर में भी बदलाव किया है। एनसीईआरटी की नई किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन उसको लेकर फिलहाल उसने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में बदलाव किए। अब किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण बताए जाएंगे। अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण वाला बताया गया है। किताब में औरंगजेब को लेकर भी बदलाव किया गया है। औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। एनसीईआरटी की तरफ से फिलहाल कोई जवाब या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ये बदलाव क्यों किए गए, इसको लेकर भी जानकारी नहीं मिली है। हालांकि इसको लेकर एनसीईआरटी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। किताबों में बदलाव के बाद विवाद खड़ा हो सकता है। इसे बचने के लिए एनसीईआरटी ने एक तरकीब भी अपनाई है। उसने स्पेशल नोट भी लिखवाया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले समय की घटनाओं के लिए आज किसी को दोष नहीं देना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने पिछले साल भी किताबों में कुछ अहम बदलाव किए थे। छात्रों के सिलेबस में राष्ट्रीय समृद्ध स्मारक को शामिल किया गया था। इसके साथ ही वीर अब्दुल हमीद पर एक चैप्टर स्कूल किताबों में शामिल किया गया था। अब्दुल हमीद भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर जवानों में से थे। किताबों में इससे पहले भी कुछ बदलाव हुए थे, लेकिन 2025 की नई किताबों में कई बड़े बदलाव हो गए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग जो एसआईआर करवा रहा है, असल में बात यह है कि एसआईआर के लिए लोक कल्याण मार्ग के निवासी जिम्मेदार हैं। लोगों के संवैधानिक हक को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़े वर्ग इससे बहुत प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। अभी 28 को दूसरी बार सुनवाई होने वाली है। नहीं, ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। देखिए, ये तो हकीकत है। ये एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है बिहार में, ये असली बात ये है कि एसआईआर जो लोक कल्याण मार्ग में निवास करते हैं वही जिम्मेदार है। लोगों की का जो वोट है, वोट का हक जो हक है, कानूनी, न केवल कानूनी हक है पर संवैधानिक हक है नागरिकों का, उसको छीनने की प्रयास की जा रही है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़े वर्ग इस पर बहुत प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। अभी 28 को दूसरी बार सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुझाव दिया है बिहार को, और इस बीच इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये सारे राज्यों में हो करेंगे। नागरिकता को साबित करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। संविधान में उसको जिम्मेदारी नहीं देती है। सिटीजनशिप को साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन सही संस्था नहीं है। तो ये जो, और वो भी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले आप ये करा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के पहले क्यों नहीं कराया? लोकसभा चुनाव के बाद में क्यों नहीं कराया? अभी 4 महीने बाकी हैं। आप ये सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल आप शुरू करते हैं तो एक भय का माहौल पैदा हो गया बिहार में। लोग चिंतित हैं, पार्टियां भी चिंतित, बीजेपी भी चिंतित है। मैं पढ़ रहा था कहीं, सभी पार्टी चिंतित है। तो इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूं, जो लक्ष्मण रेखा है संविधान में,
पार कर दिया। यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी। हालांकि ये सजा केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख कांथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार के हस्तक्षेप के कारण फिलहाल के लिए टाल दी गई है। मुफ्ती ने बताया कि इस्लाम के कानून में पीड़ित परिवार को हत्यारे को माफ करने का अधिकार है। पीड़ित परिवार के साथ बात करने की कोशिश जारी है। ऐसे में अब निमिषा की क्षमा याचना की संभावना बनी हुई है। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया। वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। खानदान से सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था। वो चंद दिन के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सेना को लेकर की गई कथित टिप्पणी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में उन्हें बेल दे दी गई। इसके लिए राहुल गांधी स्वयं कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गलवान में चीन के साथ हुई सैनिकों की झड़प पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया था। बेल मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 500 आईपीसी के अपराध में और उसमें हम लोगों ने सरेंडर मूव करी और उसके बाद बेल मूव करी और माननीय न्यायालय ने वो बेल अलाउ कर दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सेना को लेकर की गई कथित टिप्पणी मामले में आज 15 जुलाई को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में उन्हें बेल दे दी गई है। इसके लिए राहुल गांधी स्वयं कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गलवान में चीन के साथ हुई सैनिकों की झड़प पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया था। बेल मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अब खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आज माननीय कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था एक 500 आईपीसी के अपराध में और उसमें हम लोगों ने सरेंडर मूव करी और उसके बाद बेल मूव करी और माननीय न्यायालय ने वो बेल अलाउ कर दी उस मुकदमे में। कितनी बेल बॉन्ड जो है भरे गए? 20,000 रुपए के कोर्ट की तरफ से 20,000 रुपए के श्योरिटी और उतने का एक पर्सनल बॉन्ड पे उनको रिहा कर दिया। सर आगे भी इसमें डेट दी गई है कोर्ट की तरफ से? अब इसकी अगली तारीख कोर्ट ने लगाई है 13 अगस्त 2025। अब इसकी आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी एज पर माननीय न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, उसके हिसाब से आगे उसकी कार्रवाई जो होगी हम लोग उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर इससे पहले 5 बार जो है डेट पड़ी, कोर्ट लगातार जो उनको बुला रहा था, फैसला नहीं हो रहे थे, उसके बाद आज बतौर आरोपी तलब किए गए थे राहुल गांधी। देखिए इसमें 11/2/2025 को माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया था। उसके बाद से जो भी डेट्स हुई उसमें हम और हमारे सीनियर प्रांशु भाई और हमारी पूरी टीम हम लोग ने अपना वकालतनामा लगाया और राहुल जी की तरफ से हम लोग उस कोर्ट में अपीयर हुए और हम लोगों ने वैलिड रीजंस दिए कि किस कारणवश क्योंकि राहुल जी इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो किस कारणवश वो इस कोर्ट में नहीं उपस्थित हो पा रहे थे, उनका हम लोगों ने लिखित में
कोर्ट के सामने दरख्वास्त दी थी, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कोई बेलेबल वारंट या एनपीडब्ल्यू वारंट ने नहीं जारी किया। इससे ये क्लियर होता है कि हमारी जो वैलिड रीजंस थे वो कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किए गए और आज हमें हमारी जमानत याचिका पे हमें जो है वो जमानत देके रिहा किया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा कि भाषा संवाद का विषय होता है, भाषा विवाद का विषय नहीं होता। संवाद में विश्वास रखता है, भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे, तो ये जो तुम्ही चिंता नको करा। भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। संवाद में विश्वास रखता है भारत, भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती हैं जी, और महाराष्ट्र में मराठी माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे, तो ये जो तुम्ही चिंता नको करा। रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं ये रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है भारत, भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने महाभारत और रामायण की शिक्षाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के उत्तराखंड सरकार के हालिया फैसले की कड़ी आलोचना की है और इसे संविधान पर हमला बताया है। अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ नास्तिक हैं, कुछ इस्लाम धर्म को मानते हैं, कुछ ईसाईयत को मानते हैं। तो संविधान कहाँ रह गया? बल्कि अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए और जो शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, साहू फूले अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो संविधान है उसके आत्मा के ऊपर अतिक्रमण है जो उत्तराखंड की सरकार कर रही है। अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ नास्तिक हैं, कुछ इस्लाम धर्म को मानते हैं, कुछ ईसाईयत को मानते हैं। तो संविधान कहाँ रह गया? संविधान तो सेकुलर है, तो ये तो संविधान के ऊपर अतिक्रमण है। और जब भी तो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान बचाना सबसे बड़ी आज चुनौती है, तो यह भी एक संविधान खतरे में है। दलित हैं, पिछड़े हैं, बल्कि अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए और जो शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, साहू फूले अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ाया जाना चाहिए। बजाय ये तो धर्म व्यक्तिगत तौर से जितना आप मानना चाहते हो मानो, और माना ही जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो संविधान है उसके आत्मा के ऊपर अतिक्रमण है जो उत्तराखंड की सरकार कर रही है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पंजाब पुलिस पर कर्नल द्वारा लगाए गए हमले के आरोपों की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और जांच चल रही थी। शिकायतकर्ता जांच से संतुष्ट नहीं था और उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दे दिया है। देखिए, पहले भी हमने, हमारी जो पंजाब पुलिस थी उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया था दोषियों के खिलाफ, उसकी जांच चल रही थी। तो कंप्लेनेंट उस पर एग्री नहीं हुआ तो उन्होंने, कंप्लेनेंट ने ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में डाला, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको चंडीगढ़ पुलिस को दिया और आज वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो मामला सीबीआई को पहुंच गया। एज पर यूर इन्फॉर्मेशन, एज पर यूर जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, तो मैं समझता हूँ ये तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि, पर लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो यूरिडिक्शन है वो सीबीआई की, वो जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने कंसेंट जो सीबीआई की यूरिडिक्शन की थी पंजाब में, तो बेड्रा के नहीं हुई थी, तो पंजाब में कोई भी इन्वेस्टिगेशन है जो सीबीआई नहीं कर सकती। पर लेकिन ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो इसको हम समीक्षा करेंगे, इसको पढ़ेंगे।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने सीलमपुर में सद्भावना कावड़ शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यहां सीलमपुर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई मिलकर शिव भक्तों को और कावड़ियों का स्वागत करते हैं। ये सद्भावना कैंप दिल्ली की असली गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। कई नेता अपने फायदे के लिए चुनाव के लिए सभी धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज यहां से लोग ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली वाले एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। सीलमपुर विधानसभा में सद्भावना कैंप का उद्घाटन हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई मिलके शिव भक्तों का, कावड़ियों का स्वागत करते हैं। ये सद्भावना कैंप दिल्ली की असली गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। कई नेता, कई राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए, चुनाव के लिए हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को आपस में भिड़ाने की, लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे सीलमपुर के लोग ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली वाले सब धर्म के, सब जाति के, सब भाषा बोलने वाले एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। जो गंदी राजनीति करना चाहते हैं वो आपस में जो समाज में प्रेम है, सद्भाव है, उसको तोड़ने में सफल नहीं हो पाएंगे। आज ये सद्भावना बहुत बढ़िया से उड़ाने की लगातार मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बिल्कुल फेल क्यों है? उनके पास हर एजेंसी है, उनके पास दिल्ली पुलिस है, उनके पास CBI है, उनके पास ED है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास रॉ है, उनके पास विपक्ष के नेताओं पर केस करने के लिए हर संभव औजार है। लेकिन बच्चों के स्कूलों में रोज धमकियां दी जा रही हैं, इस पर कुछ नहीं कर पा रहे। वो नहीं ढूंढ पा रहे कि कौन धमकी दे रहा है, कौन फोन कर रहा है, कौन ईमेल। बालासोर घटना पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि जो हमें कहते थे ना कि संस्थागत हत्या, उसका उदाहरण है बालासोर। इस देश की पद्धतियों को हम इतना संवेदनशील नहीं बना पाए हैं। क्या फ़ायदा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का। अब वक्त आ गया है कि बड़े बड़े बैनर पर लिखवा दो कि बेटी हम देश आपके लिए सुरक्षित नहीं कर पाए। ये कम से कम देश की ओर से ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। देखिए, जो हम कहते हैं ना सिस्टमिक मर्डर, प्रणालीगत संस्थागत हत्या, उसका उदाहरण है बालासोर में जो हुआ। उसका उदाहरण रोहित वेमुला था। और इस देश के पद्धतियों को हम इतना संवेदनशील नहीं बना पाए। क्या फायदा वैसे स्लोगन्स का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि बड़ी बड़ी इबारतें लिखवा दो बड़े बड़े होर्डिंग्स पे कि ये देश, बेटियां आपके लिए हम महफूज नहीं कर पाए, आपके लिए सुरक्षित नहीं कर पाए। ये कम से कम एक ईमानदारी होनी चाहिए देश की ओर से, कोई भी सरकार हो। लीलिन मोहंती हैं बीजू जनता दल के स्पोक्सपर्सन, ये मामला पार्लियामेंट में। देखिए, ये असल में क्या है ना कि हम पार्लियामेंट में उठाएंगे, अलग अलग फोरम पे उठाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि निर्भया के बाद जो एक साझी सोच बनी थी वो कहां गुम हो गई। फैक्ट फाइंडिंग टीम एक राज्य में भेजते हैं, दूसरे राज्य में सांप सूंघ जाता है। तो मर्डर, रेप, इस तरह की घटनाओं में ये वाला राज्य, वो वाला राज्य, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गठजोड़ बनाने का सिलसिला जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में MIM लंबे समय से इस कोशिश में थी कि वो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि RJD और कांग्रेस ने ओवैसी के बगैर इस बार भी बिहार की चुनावी वैतरणी को पार करने का फैसला कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2020 के चुनाव में भी RJD और कांग्रेस के साथ बिहार में आगे बढ़ने की योजना बनाई थी, लेकिन तब भी उन्होंने साथ नहीं दिया था। ओवैसी अभी भी देश में सेकुलर कही जाने वाले पार्टियों के लिए अछूत बने हुए हैं। ये स्थिति तब है जब ओवैसी ने पिछले कुछ महीनों में अपनी छवि काफी बेहतर की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओवैसी ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की, उनकी पहचान बड़े देशभक्त के रूप में बनी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो कब तक सेकुलर दलों के लिए अछूत बने रहेंगे।
सेकुलर दलों का ओवैसी से दूरी और परहेज अभी भी कायम है। ओवैसी को सेकुलर दलों का दिल जीतने और उसके साथ आने के लिए आखिर क्या करना होगा? जबकि हाल के दिनों में ओवैसी ने जिस तरह की अपनी इमेज बनाई है वो सेकुलर दलों के लिहाज से बहुत ज्यादा मुफीद है। 22 अप्रैल की दोपहर जब आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम पर धर्म और नाम पूछकर लोगों पर गोलियां बरसाई और 26 लोगों को मार डाला। इस आतंकी वारदात के बाद ओवैसी काफी मुखर हो गए थे। इस घटना को लेकर ओवैसी ने पाकिस्तान को कई बार जमकर लताड़ा भी। यही नहीं, उन्होंने पड़ोसी मुल्क को उसकी आतंकी गतिविधियों के लिए खूब खरी खोटी भी सुनाई। आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी के हालात को सही करने और लोगों को संदेश देने के लिए वो खुद वहां गए भी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जब जवाबी कार्रवाई की तो ओवैसी भी अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने वालों में सबसे आगे थे। बांग्लादेश में एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। पिछली बार जुलाई विद्रोह की वजह से शेख हसीना की कुर्सी चली गई थी। हालांकि इस बार सिनेरियो बदला हुआ है। अब शेख हसीना के लड़ाकों ने ही बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ भी गुल फूंक दिया है। बांग्लादेश के गोपालगंज इलाके में हसीना समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी। 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बांग्लादेश छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज में एक रैली निकाली। इस रैली में पुलिस पहुंची जिस पर बवाल हो गया। देखते ही देखते लीग के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी और उनसे जुड़े सभी शाखाओं पर बैन लगा हुआ है। इसके बावजूद बांग्लादेश छात्र अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने ये रैली निकाली। ये रैली सरकार के विरोध में निकाली गई है। शेख हसीना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर लोगों के साथ धोखा हुआ है। हाल ही में शेख हसीना ने बांग्लादेश में अपने समर्थकों से बात की थी। शेख हसीना का कहना था कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी है और उनके लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। शेख हसीना ने लोगों से लड़ाई न रोकने की अपील की है। स्थानीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक बुधवार को रैली में लीग के कार्यकर्ता पेट्रोल बम लेकर पहुंचे। जैसे ही विरोध की स्थिति बनी वैसे ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ियों पर बम फेंक दिए। गाड़ी वहीं पर खाक हो गई। हमले की वजह से 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। शेख हसीना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जो अटैक किया उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 16 जुलाई से एनसीपी समेत कई पार्टियां जुलाई विद्रोह के 1 साल पूरे होने पर जश्न कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये अटैक हुआ है उससे सवाल उठ रहे हैं। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।